ओके तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। एंड ये जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो साइकोलॉजी के अंदर पूछे जाते हैं। साइकोलॉजी एज वेल एज़ मेंटल हेल्थ के अंदर इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक मुझे वन ऑफ माय सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक पे आप वीडियो कवर करिए। तो ये जो टॉपिक है इसको हम आज पूरे तरीके से कवर करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। So dissociative identity disorder DID previously known as multiple personality disorder मतलब dissociative identity disorder जिसको हम पहले multiple personality disorder के भी नाम से जानते थे is a complex psychological condition। ये एक तरह का complex psychological condition है जो कि cause होता है many factors से। ओके कौन कौन से factors से ये cause होता है? These includes severe trauma ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ओके मतलब ये जो डिज़ीज़ है वो कैसे कॉज होती है, किस कारण से कॉज होती है? तो अगर बचपन में ही जो अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं अगर वो उस दौरान कोई ऐसा सीवियर ट्रॉमा फेस करते हैं, ट्रॉमा मतलब चोट। अब चोट किसी भी तरीके की हो सकती है, वो मेंटल हो सकती है, वो फिज़िकल हो सकती है और वो साइकोलॉजिकल हो सकती है। सो इट यूजुअली एक्सट्रीम रेपिटेटिव फिजिकल सेक्सुअल और इमोशनल एब्यूज़। ओके तो उस वजह से ये जो डिज़ीज़ होती है वो पर्सन के अंदर डेवलप होती है। ओके इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओके इसे हम स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के भी नाम से जानते हैं। सो आई होप सो कि इसका आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं इसके कॉजेज़, इसके कारण के बारे में। सो DID इज़ कॉज्ड ड्यू टू रिपीटेड एंड एक्सट्रीमली सीवियर चाइल्डहुड अब्यूज़। मतलब DID जैसे मैंने बताया कि ये बचपन में ही बच्चे को हो जाता है और बच्चा अगर अपने अर्ली चाइल्डहुड फेज़ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करता है या तो सोसाइटी से या तो फिज़िकली उसको कोई अब्यूज़ करता है या मेंटली या इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज़, तो उसकी वजह से ये जो बीमारी होती है उसके अंदर डेवलप होने लगती है। अफेक्ट वुमेन मच मोर देन मेंस। मतलब ये जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादातर वुमेंस में देखा गया है मेंस के अकॉर्डिंग। ओके सो ये था इसका कॉज। अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सो सिम्टम्स आर साइकोलॉजिकल एंड इट इंक्लूड्स एंजाइटी, घबराहट होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। ओके साथ ही साथ ऐसे पेशेंट में कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है, डिल्यूज़न देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, ड्रग एंड अल्कोहल की आदत लग जाती है, मेमोरी लॉस एज वेल एज सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाने के भी थॉट्स आते हैं लाइक सेल्फ हार्म और सुसाइडल थॉट्स। ओके सो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। अब जान लेते हैं इस डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सो सुसाइड इसका एक तरह का रिस्क फैक्टर है। ओके मतलब ऐसे पर्सन को सुसाइड करने का बहुत ज़्यादा ऐसे दबाव आता है दिमाग पे कि वो सुसाइड कर ले, क्योंकि उनको जीना बेफिजूल लगता है ऐसे लोगों को। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं, साथ ही साथ अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है ऐसे लोगों का। ओके अब जान लेते हैं इस चीज़ के डायग्नोसिस के बारे में कि इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। सो डायग्नोसिस इज़ नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय अ क्लिनिकली ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। मतलब इसकी जो डायग्नोसिस होगी वो एक क्लिनिकली ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा ही होगी। और ऐसे कौन से क्लिनिकली हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं? वो होते हैं साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। मतलब जो इसकी डायग्नोसिस है वो केवल एक साइकोलॉजिस्ट के थ्रू हो सकती है या तो एक साइकियाट्रिस्ट के थ्रू हो सकती है। मतलब अगर ऐसा कोई पर्सन आपके आसपास दिखाई देता है तो उसे आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। उसके थ्रू जो उसका ट्रीटमेंट होगा वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो अब पढ़ लेते हैं इस डिजीज़ के डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस का सीधा सीधा यही मतलब होता है कि एक ही तरीके के साइन और सिम्टम दो बीमारियों में दिखती हैं। ओके तो उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि इसको ये बीमारी है या ये बीमारी है। तो इस डिजीज़ का भी कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आता है, वो सारे हैं साइकोटिक डिसऑर्डर के थ्रू। मतलब थोड़ा इसका लगता है कि साइकोटिक डिसऑर्डर इसको नहीं है, अदरवाइज़ सीज़ोफ्रीनिया से भी मैच करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम, सीज़र डिसऑर्डर से भी मैच करते हैं, अदरवाइज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से भी मैच करते हैं। सो ये सारे जो थे वो थे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ DID। अब जान लेते हैं इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। सो पेशेंट एजुकेशन, इसमें क्या होता है, पेशेंट को एजुकेशन देते हैं उनकी बीमारी के बारे में कि इनको ये सारी बीमारी है। साथ ही साथ इसमें काउंसलिंग करते हैं पेशेंट का, काउंसलिंग थ्रू अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। साथ ही साथ सेफ्टी प्लानिंग, उसके अलावा सपोर्टिव केयर और साइकोथेरेपी। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की भी रिकमेंड करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी
ये भी एक तरीके की थेरेपी होती है जो उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। ओके, सो ये था इसका ट्रीटमेंट। अब जान लेते हैं कि इस डिसीज़ के होने के अलावा कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। सो ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेशन में आ सकता है वो इंसान, एंजाइटी घबराहट तो होता ही होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस मतलब इंसोम्निया हो जाता है, रातों को उस पर्सन को नींद नहीं आती है। सो ये सारे थे DID के लेक्चर एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा और जिसने मुझे रिकमेंड किया था इस टॉपिक उसको भी क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया था। सो बाय एंड टेक केयर।